राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ एपिसोड नंबर पे ना जाएं तो आपके लिए बेटर होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे सीरीज़ में पड़े चलते चले। सो लेट्स स्टार्ट। वो अब सोच रही थी, फ्लैशबैक में था कि आलिया की रणवीर ने उसे कहा था कि वो अब तलाक उसको नहीं देगा, अगर वो चाहे तो उसे नहीं देगा, और वो उसके शायद मुझे लगता है कि वो उसे अब प्यार करने लगा, उसे चाहने लगा है। दूसरा दिन आ गया है। मेरे आज बारिश हो रही है। रोज़ पंखे की आवाज़ आती थी आप लोगों को, टिक 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 टिक। आज बारिश की आवाज़ सुनो। सो लेट्स स्टार्ट। दूसरे दिन इसी तरह नई सुबह की शुरुआत हुई और अब आगे। लेकिन कल जो बात राजवी ने आलिया से कही थी, उसके बाद से आलिया के दिन में शायद सी फीलिंग आ गई थी। हाँ, ये फीलिंग शायद दोस्ती वाली भी हो सकती थी, क्योंकि अभी तक आलिया ने राजवीर को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा था। वहीं माही और निया हल्दी की ड्रेस देख रही थी। हल्दी के लिए सभी लोग येलो कलर की ड्रेस पहनने वाले थे और शाम को मेहंदी के प्रोग्राम में अब लोग ग्रीन कलर की ड्रेस पहनने वाले थे। रणवीर अपने रूम में बैठा हुआ लैपटॉप पर कोई वर्क कर रहा था, क्योंकि दादी ने तो सख्त वार्निंग देती थी कि अगर उसने मेंशन से बाहर कदम निकाला तो दादी से बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए रणवीर भी अब घर पर रहकर ही अपने काम कर रहा था। कुछ यही वार्निंग आदित्य को भी मिली हुई थी, लेकिन राजवीर अपने किसी ज़रूरी काम से सुबह के वक्त ही निकल गया था। वैसे भी उसने सोचा था कि हल्दी में उसका काम ही क्या है, अगर काम वक्त पर ख़त्म हुआ तो वो वापस लौट आएगा। इसी तरह से दोपहर भी हो गई। सभी लोग थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे और थे गार्डन एरिया में दो गार्डन एरिया में ही दोनों जोड़ों को बैठने की व्यवस्था की गई थी। रणवीर और माही की एक तरफ और आदित्य और आदि की एक तरफ। वहाँ लड़के और लड़कियों के बैठने की जगह के बीच में एक जीना सा पर्दा, मतलब एक हल्का सा पर्दा लगाया गया था। और आज तो नन्हे से अव्यान ने भी येलो कलर के कपड़े पहने थे। रणवीर को इन रस्मों में ना कोई भरोसा था और ना ही कोई इंटरेस्ट, लेकिन अब दादी का ऑर्डर था तो उसे सारी रस्में चुपचाप निभानी ही थी। उसने तो साफ कह दिया था कि हल्दी का सिर्फ एक टीका ही उसे लगाया जाए, वो ज़्यादा हल्दी नहीं लगाएगा। लेकिन दादी ने साफ कहा था कि चुपचाप वहीं बैठे रहना, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए रणवीर मन मारकर चुपचाप वहीं बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि कब इस रस्मों का सिलसिला ख़त्म हो। रणवीर इस जीने के से पर्दे से माही को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माही का अक्सर उसे साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर वो माही की आवाज़ साफ सुन पा रहा था। जहाँ माई खिलखिलाकर हंस रही थी और अपनी सभी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। माई ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी और साथ में फ्लावर वाली ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, जिसमें माई बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं अदिति भी येलो ड्रेस में दूसरी तरफ बैठी हुई थी। अदिति के चेहरे पर भी आज देखने की रौनक बनी हुई थी। वो बहुत खुश थी। बारी बारी से सभी ने आदित्य और रणवीर की हल्दी लगाई। फिर रणवीर की हल्दी से माही की हल्दी लगाई गई और आदित्य की हल्दी से अदिति की। दादी और वहाँ मौजूद बाकी की महिलाएं हल्दी के गीत गा रहे थे। हल्दी की रस्म पूरे होने में अब वहाँ पर जैसी हल्दी से होली खेली जाने लगी, वहाँ बाकी कई महिलाएं हल्दी को लोकगीत गाते हुए राजस्थानी डांस करने लगे। उन्होंने नाचते ही माही और अदिति को भी अपने साथ खींच लिया। निया और आलिया ने भी अभी सभी का साथ दे रही थी। माही और अदिति दोनों के बीच में खड़े होकर डांस कर रहे थे। बाकी सभी औरतें घेरा बनाकर उनके अगल बगल डांस कर रही थी। वो सभी राजस्थानी लोकगीत पर डांस कर रही थी। माही ने राजस्थानी पूरी तरह से आती तो नहीं थी, लेकिन वो इस राजस्थानी डांस को बड़ा एंजॉय कर रही थी और जैसे जैसे स्टेप वो सभी महिला कर रही थी, उन्हें देखकर वैसे ही स्टेप वो कर रही थी। हल्दी लगा रे, तेल चढ़ा लो रे, बन्नी और गोरा बदन दमकाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। इस तरह से चल रहा था और 4 पेज में मैम ने ये गीत लिखा है जो मैं बोल नहीं रही। वहीं आदित्य का रणवीर
जो पहले ही हल्दी से लगने से फ्री होकर वहाँ बैठा लोगों से बातें कर रहे थे, उनकी नज़रें रह रहकर माही और अदिति पर जा रही थी। रणवीर माही को इस तरह से राजस्थानी डांस करते देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि माही काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। रणवीर कल इतना तो समझ गया था कि वाकई में माही काफ़ी अच्छी डांसर भी है। इसी हंसी खुशी और नाच गाने के साथ हल्दी की रस्म पूरी हो गई। सुगंधा जी ने माही और अदिति को जाकर चेंज करने के लिए कह दिया था, और वैसे भी अब सभी लोग थोड़ा आराम करना चाहते थे। आखिर सभी को शाम की मेहंदी की रस्म भी पूरी करनी थी। माही तो पूरी तरह से हल्दी में रंग चुकी थी। वो अपने हाथों और गालों पर लगी मेहंदी को हटाने के लिए अपने रूम की तरफ खड़ी रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर हाथ रख उसे रोक दिया। माही अपनी डरी पलकों से झपकाते हुए उसे इशारे से पूछ रही थी कि मुझे इस तरह से क्यों ले आए। रणवीर ने कहा, अभी तक मैंने तुम्हें हल्दी नहीं लगाई है। माही ने कहा, मुझसे पहले भी मुझे पहले ही बहुत रंग चढ़ चुका है, और पति थोड़ी हल्दी लगाता है, ऐसा तो कोई रस्म नहीं होती। रणवीर ने कहा, होती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए जब तक तुम मुझसे हल्दी नहीं लगवाओगे ना, हल्दी का रंग फीका ही रहने वाला है। पर अब तो रस्म खत्म हो गई ना। रणवीर ने कहा, रस्म अब खत्म हो गई जब मैं तुम्हें हल्दी लगाऊंगा। कहकर ही वो माही के करीब जाने लगा। माही के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर का चेहरा अब माही के चेहरे के बहुत करीब था। रणवीर का भी धड़कनें माही के नज़दीक आकर तेज हो जाया करती थी। तभी उसने धीरे से अपना गाल माही के गाल से छुए, जिससे माही के गालों पर लगी हल्दी रणवीर के गालों पर लग गई, और रणवीर के गालों पर लगी हल्दी माही के गालों पर। रणवीर के ऐसा करते ही माही ने धीरे में अपनी आंखें खोलकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए अपना दूसरा गाल भी माही के गालों से टच किया। रणवीर की इस हरकत से माही की पलकें खुद ब खुद झुक गई। अब रणवीर ने धीरे से कहा, अब देखना, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी, क्योंकि अब तुम पर रंग और भी निखर कर आएगा। माही को रणवीर के सामने बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से रणवीर को फिर से दूर धकेला और वहाँ से भाग गई। रणवीर मुस्कुराते हुए माही को देख ही रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरते कहा, ओह गॉड, जितना मैं इस लड़की को करीब आता हूँ उतना ही उसे पाने की हसरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। न जाने कब ये दूरियाँ खत्म होंगी। तभी राजवीर की आवाज़ उसके कानों में आई, थोड़ा कंट्रोल कर लो, 1 दिन और बाकी है तुम्हारी शादी को, और ये क्या है, तुम शर्म नहीं आती है। रणवीर ने पलट कर राजवीर को देखा और अपनी भौं को चढ़ाते हुए कहा, शर्म की बात तुम कर रहे हो राजवीर। राजवीर ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेचारी बच्ची को परेशान करना बंद करो, चेंज कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। रणवीर ने कहा, क्या बात करनी है। तो राजवीर ने कहा, अब क्या इसी तरह से बताऊँ, पहले चेंज कर लो। रणवीर वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चाहते ही राजवीर ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें एक नंबर डायल कर सामने वाले से बात करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से कोई उससे आकर टकरा गया। राजवीर ने झुककर देखा तो ये आलिया थी, जो शायद निया से बचकर भागते हुए इधर ही आ रही थी, और इस वक्त शायद भागते हुए वो पीछे निया की तरफ देख रही थी, जिस वजह से वो सामने आते हुए राजवीर की तरफ उसका ध्यान नहीं था। वहीं राजवीर भी फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो वो भी आलिया को नहीं देख पाया। आलिया रोने वाली शक्ल बनाते हुए राजवीर को देख रही थी, और फिर राजवीर के कपड़ों की तरफ, जो हल्दी की वजह से अब पीले नज़र आने लगे। आलिया ने रुआंसी होते कहा, सॉरी, वो गलती से हो गया। राजवीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसने वाइट ब्लेज़र के नीचे वाइट शर्ट पहनी हुई थी, और उस पर अब आलिया के हल्दी वाले हाथों के निशान छपे हुए थे। राजवीर ने फ़ोन पर सामने वाले से कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी पॉकेट में रख लिया। आलिया अब किसी डरी बच्ची की तरह उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। आलिया को लग रहा था कि राजवीर उसे बहुत ज़बरदस्ती वाली डांट सुनाने वाला है, इसलिए पहले से ही वह खुद के मन ही मन राजवीर की डांट खाने के लिए तैयार रह रही थी। राजवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, ये क्या किया तुमने, सारी हल्दी मेरे कपड़े पर लगा दी।
आलिया ने रोती सी शक्ल बनाते हुए कहा, सॉरी बोला ना, वो गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हल्दी शर्ट पर नहीं लगाई जाती है? अब आलिया क्या बोलती, इसलिए उसने चुपचाप धीरे से कहा, ठीक है, अब जितना डांटना है डांट लो, कुछ नहीं कहूँगी। आलिया तो ये सुनकर सर घुमाए खड़ी हुई थी और अब राजवीर उसे गुस्से से डांटने वाला है। तभी उसके दोनों हाथ राजवीर के गालों पर महसूस कर आलिया ने हैरानी से राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने उसके हल्दी से सने हाथों को अपने गालों पर रखा और हल्का सा उसे रब करते हुए कहा, हल्दी यहाँ लगाई जाती है आलिया? आलिया हैरानी से राजवीर को देख रही थी कि वो उसके हाथों से खुद हल्दी लगा रहा है। इससे पहले कि आलिया कुछ कहती, राजवीर ने उसे अपने पास खींचते कहा, चलो, तुमने तो मुझे हल्दी लगा दी, अब मैं भी तुम्हें लगा दूं। आलिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसकी कमर थाम उसे खुद के करीब लिया और उसके गालों से गाल टच करते हुए उसके गालों पर ही हल्दी लगा दी। आलिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राजवीर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, चलो फाइनली मैं भी हल्दी की रस्म में शामिल हो ही गया, और हम दोनों की हल्दी की रस्म नहीं हुई ना शादी में, तो आज वो भी हो गई। उसने आलिया को उसी हालत में छोड़ा और आगे बढ़ गया। आलिया के हाथ खुद ब खुद उसके गालों पर चले गए और वह खोए हुए लहजे में बोली, ये क्या था और इन्होंने ऐसे क्यों किया? तभी आलिया का दूसरा हाथ अपने सीने पर गया क्योंकि इसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। फिर उसने सिर झुकाकर अपने हाथ की तरफ देखा और दोबारा कहा, मेरे दिल को क्या हो गया है? ये इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? तभी निया ने आकर उसके सिर पर टैप करते हुए कहा, क्या चल रहा था यहाँ पर? सब देखा मैंने। आलिया अपने होश में वापस आई और उसने निया से पूछा, क्या देखा तुमने? तो निया ने उसे चिढ़ते हुए कहा, वही जो राजवीर भाई तुम्हारे साथ कर रहे थे। राजवीर भाई का रोमांस और तुम्हारा शर्माना, मुझे लगता है कि तुम दोनों के दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे हैं। शाम का वक्त भी हो चुका था और मेहंदी की रस्मों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। मेहंदी की रस्म के लिए सारी अरेंजमेंट अंदर किया गया था। माही और अदिति दोनों ही ग्रीन कलर का लहंगा पहने बैठी हुई थी। अपने हाथों में अपने अपने होने वाले दूल्हे के नाम की मेहंदी सजा रही थी। जहाँ माही की हथेली पर रणवीर का नाम लिखा दिया गया था, वहीं अदिति के हाथों पर आदित्य का नाम लिखा गया था। वह भी इस तरह से कि कोई गौर से देखे तो तब जाकर उन्हें यह नाम नजर आए। पहले मेहंदी रणवीर और आदित्य को ही लगी थी, लेकिन रणवीर और मेहंदी आसानी से लगवा ले ऐसा कभी हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसने बहुत नखरे दिखाते हुए माही के नाम का किसी टैटू की तरह अपनी हथेली पर लिखवाया था। आदित्य ने भी रणवीर को फॉलो किया और अदिति के नाम बड़ी ही खूबसूरती से एक टैटू की तरह उसने हाथ पर लिखवाया था। आखिर रस्म तो थी और रस्म के नाम पर उन्होंने इतना करना ही सही समझा। वहाँ मौजूद और महिलाएं मेहंदी के गीत गा रही थीं। बाकी लड़कियां मेहंदी वाले सॉन्ग पर डांस करने लगीं, जिसमें अदिति और निया भी थे। दोनों की साथ में खूब सारी मस्ती भी कर रही थी। उन्होंने भी अपने अपने हाथ पर मेहंदी लगवाई थी। आलिया राजवीर का पूरा नाम तो अपने हाथ पैर नहीं लिखवा सकती थी, इसलिए उसने आर नाम का अल्फ़ाबेट ही अपने हाथ पर लिखवाना समझा। लेकिन निया जो जानती थी कि आलिया राजवीर की पत्नी है, इसलिए उसने आलिया से कहा कि वह राजवीर का पूरा नाम ही अपनी हथेली पर लिखवाए। इसलिए उसने सीक्रेट तौर पर उस लड़की को राजवीर का नाम बता दिया था, ताकि वह राजवीर का नाम आलिया की हथेली पर कुछ इस तरह से लिखे कि हर कोई उसे पहचान ना पाए। और उस लड़की ने भी बड़ी कुशलता के साथ राजवीर का नाम मेहंदी के डिज़ाइन में छिपाया हुआ था। माही के गोरे नाजुक से हाथों पर रणवीर का नाम की लगी हुई मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही तो अपने हाथ में मेहंदी को देखकर खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। माही को मेहंदी लगवाना बहुत पसंद था। कोई भी छोटा छोटा फंक्शन होता तो माही अपने हाथों पर मेहंदी ज़रूर लगवाती थी। फिर वह तो अपनी शादी की मेहंदी थी, और दुल्हन के हाथ की मेहंदी तो रंग ही कुछ और होता है। मेहंदी के गाने बजने लगे।
मेहंदी का रंग चढ़ा था मेरे हाथों में, जैसे तेरे इश्क का रंग चढ़ा मेरी सांसों में। और इसी तरह बजता रहा। अब मैं गाना बोल नहीं रही हूँ, 2 पेजेस का एक गाना मैम ने लिखा है। इसी नाच गाने और मस्ती के भरपूर मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। सुबह से दोनों फंक्शन अटेंड करते हुए घर के लोग भी काफ़ी थक चुके थे। अब कल शादी का दिन था तो जाहिर सी बात है सभी लोग काफ़ी थक चुके थे। रणवीर, राजवीर, आदित्य तीनों ही शाम को जल्दी ही अपनी अपनी बैचलर पार्टी के लिए निकल चुके थे। वैसे भी उन्हें पता था कि मेहंदी में अब उनका कोई काम नहीं है, रस्म हो चुकी है, इसलिए वो अपनी पार्टी के लिए देर नहीं करना चाहते थे। यहाँ रजावत पैलेस में शादी की रौनक अपनी चरम पर थी। वहीं दूसरी तरफ रचाई जा रही थी रजावत खानदान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ जिसमें से करीब 50-55 साल का आदमी सिर पर हैट लगाए, एक लंबा सा कोट पहने सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी हाथों में हथियार लिए स्टेयर से नीचे उतरे। सामने ही करीब 8-10 काले रंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां का काफिला खड़ा हुआ था। उस आदमी ने जेट से नीचे उतरकर एक नज़र आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। फिर अपनी आंखें बंद कर मन ही मन कहा, मैं आ गया हूँ रजावत, अब बचा सकता है तो बचा ले अपने परिवार को। तेरे बेटे ने मेरे आड़े आने की कोशिश की तो उसका हश्र क्या हुआ। अब तूने देखा, अब तेरा पोता मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है तो उसका हश्र भी वही होगा। कहकर उस आदमी के होठों पर एक जहरीली स्माइल आ गई। वह कोई और नहीं, धीरेन्द्र शेखावत था जो आज किसी मकसद से मुंबई आया था। शेखावत जाकर एक गाड़ी के बैक सीट पर बैठ गया और इसी के साथ सारी गाड़ियों का काफिला एक एक करके वहाँ से निकल गया। वहाँ सारा काफिला जंगल के रास्ते होता हुआ एक सुनसान जगह पहुंचा। वहाँ पर एक बड़ा सा विला बना हुआ था। दरअसल वह विला शहर के दूर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था इस सुनसान जगह पर भी कोई विला हो सकता है। लेकिन वाकई में वह काफ़ी लग्जरियस विला था। एक एक कर सारी गाड़ियाँ इस विला के अंदर एंटर हो गई। एक गाड़ी की बैक सीट का डोर उसके ड्राइवर ने ओपन किया और शेखावत गाड़ी से बाहर आया और उसने अपने कदम मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। शेखावत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक बड़े से रूम में आया। उसने रूम का डोर ओपन किया। रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर आते ही वहाँ की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो गई। धीरेन्द्र जाकर वहाँ एक बड़े से सोफे पर बैठ गया और उसने सामने टेबल पर रखे हुए एक रिमोट के बटन को प्रेस किया। उसी के साथ सामने की वॉल पर एक बड़ी सी स्क्रीन नज़र आने लगी। उस स्क्रीन पर एक के बाद एक कई सारे पिक स्लाइड्स हो रही थी। यह सारी पिक रजावत खानदान के सभी मेंबर की ही थी, लेकिन जैसे ही रणवीर की पिक उस स्क्रीन पर नजर आने लगी, धीरेन्द्र ने वहीं पर उसे पॉज कर दिया और खड़े होकर स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो गया और एकटक रणवीर की तस्वीर को देखने लगा। तभी उसने अपनी डरा देने वाली आवाज़ में कहा, सोचा था तुम्हारे बाप को अपने रास्ते से हटा दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन तुमने तो वह कर दिया है रणवीर सिंह रजावत, जो तुम्हारे बाप ने भी नहीं किया था। तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। उसने रिमोट अपने हाथ में लिया और एक और बटन प्रेस किया। इसी के साथ रणवीर के साथ माही की पिक भी स्क्रीन पर शो होने लगी। इन दोनों की तस्वीरों को देखकर धीरेन्द्र के होठों पर एक खतरनाक वाली स्माइल आई और उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि वह ठाका लगाकर हंसने लगा। इसकी हंसी कुछ नॉर्मल हंसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक शैतानियत से भरी हंसी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मानना पड़ेगा धीराज सिंह रजावत, तूने तो खुद अपने बेटे के सामने एक ऐसी लड़की को लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर उसका राज तेरे पोते के सामने खुल गया तो तेरे परिवार की बर्बादी निश्चित है। तेरा बेटा इस लड़की की सच्चाई नहीं जानता, लेकिन तू तो जानता था ना, फिर तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। अब मैं देखता हूँ तो कैसे अपने परिवार के बिखरते को रोक पाता है, क्योंकि धीरेन्द्र शेखावत का वार कभी खाली नहीं जाता। उसने कुछ साल पहले भी तो तेरे परिवार को बर्बाद किया था और आज इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। कहने के साथ
खाने ही धीरेन एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूर एक अनाथ आश्रम में महागुरु ध्यान अवस्था में लीन बैठे थे और उनके दोनों शिष्य उनके पीछे ही खड़े हुए उनकी ध्यान अवस्था से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक तेज हवा चलने लगी, जैसे कुछ देर में कोई तूफान आने वाला हो। उन दोनों शिष्यों ने हैरानी से पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आसमान देखने लगे, जहाँ पर पेड़ की झाड़ियाँ जोर जोर से हिल रही थी और धीरे धीरे वे आंधी अब तूफान में बदलती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही मौसम क्यों बदल गया है। अभी तक तो सब कुछ शांत था। फिर उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा, जो अभी भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, जैसे उन्हें इस तूफान से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उनके कपड़े और उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पे अभी भी एक शांति नजर आ रही थी। लेकिन कुछ ही पल बीते होंगे कि उनके माथे पर परेशानी के बल पड़ गए। उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वह अपनी ध्यान अवस्था में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो शायद आने वाले भविष्य में किसी के लिए सही ना हो। गुरुजी के चेहरे की बेचैनी उन दोनों शिष्यों ने भी देख ली थी। उनका तो एक बार मन भी हुआ कि वे गुरुजी का ध्यान अवस्था से जगाकर उनकी परेशानी का कारण पूछें, लेकिन उन्हें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इस तरह से फिर उन्हें गुरुजी के क्रोध का सामना करना पड़ता। तभी झटके से गुरुजी ने अपनी आंखें खोल दी और वे एक टक सामने की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें सामने कोई फिल्म चलती हुई नजर आ रही हो। गुरुजी ने घबराई आवाज में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो वापस लौट आया है तो वह सही नहीं है। किसी भी तरह से शादी में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, वरना बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ना ही वह सच कभी रणवीर के सामने आना चाहिए। उस लड़की का रणवीर की जिंदगी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या हुआ? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो महागुरुदेव ने कहा, जल्दी से अधिराज को फ़ोन मिलाओ, मुझे उससे अभी की अभी बात करनी होगी। तो दूसरे शिष्य ने कहा, पर गुरुजी, इतनी रात को आखिर ऐसी क्या बात है? तो गुरुजी ने जल्दी निगाहों से अपने शिष्य की तरफ देखा। शिष्य समझ गया, अगर उनसे दोबारा कोई सवाल पूछा तो गुरुदेव का गुस्सा उन्हीं पर कहर बनकर बरसेगा। इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन में एक नंबर डायल किया, पर सामने से बेल जा रही थी और कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। मेहंदी का फंक्शन कुछ देर पहले ही खत्म हुआ था। अधिराज जी वहीं गार्डन एरिया में बैठे कुछ लोगों से बात कर रहे थे। दरअसल वह लोग अधिराज रजावत के दोस्त थे। तभी अधिराज जी का फ़ोन रिंग करने लगा। उन्होंने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा। थोड़ा सा हैरान हुए, क्योंकि स्क्रीन पर महागुरु जी का नंबर शो हो रहा था। फ़ोन पर महागुरु जी का नंबर शो होता देख अधिराज जी के माथे पर बल पड़ गए। वे मन ही मन बोले, गुरु जी का फ़ोन, इस वक्त सब ठीक है ना? वह फ़ोन लेकर कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए और फ़ोन पिक करके कान पर लगाकर बोले, प्रणाम गुरुजी। फ़ोन के दूसरी तरफ से महागुरु जी की आवाज़ आई, अधिराज, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त एक ज़रूरी बात करनी है। गुरुजी की आवाज़ में परेशानी साफ नजर आ रही थी, इसलिए अधिराज जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? गुरुजी ने कहा, अधिराज, तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? तो अधिराज ने चारों तरफ देखा और फिर कहा, जी गुरुजी, मैं अकेला हूँ, कहिए क्या हुआ है? कोई परेशानी आने वाली है? कोई परेशानी की बात है? सामने से गुरुजी ने कहा, परेशानी वाली बात है अधिराज, वह मुंबई आ चुका है। गुरुजी की बात में छिपा इशारा अधिराज जी समझ गए। उन्होंने शॉक होते कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी हिम्मत कैसे मुंबई में कदम रखने की? सामने से गुरुजी ने कहा, पहले मेरी बात शांत दिमाग से सुनो। इस शादी में किसी भी तरह की विघ्न नहीं आनी चाहिए, इसलिए कोशिश करना कि रणवीर शादी होने तक बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाए, क्योंकि वह पूरी कोशिश करेगा रणवीर के सामने उस राज को लाने की। गुरुजी की बात सुनकर अधिराज जी के चेहरे पर से परेशानी वाले भाव नजर आने लगे। ये क्या करें आप? उस राज के बारे में या तो आप जानते या फिर मैं, और कोई भी तो नहीं। तो गुरुजी ने कहा, वह जानता है अधिराज, वह सब जानता है और वह इस बात का फ़ायदा जरूर उठाएगा। और तुम जानते हो ना, अगर वह राज रणवीर के सामने आ गया तो माही बिटिया पर उसका गुस्सा कहर बनकर बरसेगा। ये माही बिटिया की ढाल है तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी है।
तुम जानते हो ना, अगर वह राज रणवीर को पता पड़ गया तो उसका गुस्सा माही पर कहर बन के टूटेगा। पूरी कोशिश करो कि यह शादी शांतिपूर्वक हो जाए। बाकी खुद मैं यहाँ हवन करूँगा ताकि शादी में किसी तरह का विघ्न ना हो, कहकर गुरुजी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अधिराज जी अभी भी वैसे ही सदमे की हालत में खड़े हुए थे। उन्हें तो लग रहा था जैसे उनके पैरों से जान ही ना हो। अगर वह बेड के सहारे ना खड़े होते तो शायद उनका बैलेंस बिगड़ जाता और वह गिर के जाते। उन्हें खुद से ही कहा, नहीं, मैं इस बार उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ एक 7 स्टार होटल में रूफटॉप पर एक पार्टी चल रही थी। यह रणवीर और आदित्य बैचलर पार्टी थी। पार्टी का माहौल काफ़ी रंगीन था और उसकी रंगीन का कारण था वह डांस करती डांस स्ट्राइपर जो नाम मात्र के कपड़े पहने हुए वहाँ आए हुए बॉयज़ का दिल बहला रही थी। वहीं रणवीर, आदित्य और राजवीर तीनों ही ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहे थे। तभी वहाँ डांस कर रही उन डांसर्स ने एक एक कर तीनों के हाथ थामा और उन्हें फ्लोर की तरफ ले गई। इसी के साथ उन तीनों के दोस्त होटिंग करने लगे। वहाँ पर म्यूज़िक और भी ज़्यादा लाउड हो गया। तीनों ही डेविल्स उन डांसर्स के साथ डांस करते हुए बनाते हुए काफ़ी हॉट परफॉर्मेंस दे रहे थे। ब्रैकेट में लिखा है, अगर अभी आही ने रणवीर को ऐसे डांस के साथ देखा होता तो पक्का फिर तो उसका कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट करती। मैम ने ये कमेंट उसमें डाला है। हमको कहते हैं सुपरमैन, ओ कर लो हैंडी कैम फॉर AM to PM, फ्रॉम AM to PM, बंदे को योर सर्विस मैम, होना ना दे होने ना दे होने ना दे। और ये म्यूज़िक चलता रहा जिसमें मैम ने 4, 5, 6 पेज निकाले हैं। तीनों ही शराब के और शबाब के नशे में मदमस्त झूम रहे थे। तभी रणवीर का फ़ोन जो उसकी देर से रिंग किए हुए था, उसकी वाइब्रेशन महसूस कर रणवीर थोड़ा साइड में आ गया। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर जब दादाजी का नाम शो होते देखा तो अपनी आई रोल करते हुए कहा, यह दादाजी का भी बिल्कुल चैन नहीं है। पता है हम लोग यहाँ पार्टी करने आए हैं, फिर भी फ़ोन किए जा रहे हैं। वहीं काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा था, इसलिए रणवीर उस एरिया से थोड़ा बाहर आ गया। फ़ोन पिक करते ही सामने से दादाजी ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, रणवीर कहाँ हो तुम? रणवीर ने बड़ी लापरवाही अंदाज से कहा, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पार्टी के लिए आए हैं, फिर आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो अधिराज जी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग पार्टी के लिए गए हो, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने देता। और रणवीर को याद आया कि वाकई में दादाजी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ चाचा जी को ही उन्हें इस बारे में बताया था कि वह लोग बैचलर पार्टी के लिए जा रहे हैं। इसलिए उसने कहा, दादाजी हम लोग यहाँ पार्टी के लिए आए हैं और हमने चाचा जी को इन्फॉर्म कर दिया था। तभी अधिराज जी ने गुस्से से भरी आवाज़ कही, तुरंत घर वापस लौटो। तुम्हें पता है ना शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं और तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। रणवीर ने कहा, दादाजी दादी ने तो मुझे मना नहीं किया था, बाहर नहीं जा सकता। तो दादाजी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, अभी जिद मत करना, बंद करो और चुपचाप घर वापस लौटाओ। फिर रणवीर से कुछ बोलने का मौका दिए बिना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, दादाजी को भी चैन नहीं है। उसने टाइम में बैचलर पार्टी को नहीं होने होगी, इसी बात की खुन्नस में यह हमारी पार्टी भी वाट लगाने में लगे हुए हैं। वो वापस पार्टी में चले वाले एरिया में आया। वहाँ राजवीर और आदित्य दोनों थे। डांसर की कमर में हाथ डाले मस्ती से झूम रहे थे। रणवीर ने आदित्य को कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, चल हो गया, वापस चलो घर। आदित्य ने पलटकर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर हम आज रात यहीं रुकने वाले हैं ना, सोच चिल। रणवीर ने खींचकर सामने करते हुए कहा, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, घर से हाई कमान का कॉल आ चुका है, अब चलो वापस। हाई कमान का नाम सुनकर आदित्य भी समझ गया कि दादाजी का फ़ोन होगा, इसलिए वह भी कुछ नहीं कर सकता था। अब दोनों ने राजवीर की तरफ देखा जो अभी भी एक हाथ में वाइन की बोतल पकड़े हुए डांस कर रहा था। रणवीर ने राजवीर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बस हो गया, अब घर चल। दोनों ही खींचकर राजवीर को अपने साथ बाहर ले आए। राजवीर ने कहा, क्या हो गया, क्यों रंग में भंग डाल रहे हो? छोड़ो, मुझे उसके साथ और डांस करना है। आदित्य ने कहा,
तेरी बीवी घर पर तेरा इंतजार कर रही होगी, चल छोड़ उसे। राजवीर बेचारा नशे में भूल ही गया था कि वो मैरिड हो है या नहीं। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, इसलिए वह बाहर डांसर के साथ बड़ा एंजॉय कर रहा था। उसके मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यार, ध्यान ही नहीं रहा, मेरी एक छोटी सी क्यूट सी बीवी भी है। कहते हुए वो स्माइल करने लगा। तभी उसे याद आया, वैसे हम लोग तो आज रात यहीं होटल में रुकने वाले थे ना, फिर ये घर जाने का प्रोग्राम क्यों बन गया। तो रणवीर ने चिढ़ते हुए कहा, दादाजी का कॉल आया था, उन्होंने जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा है, अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, चलो। तीनों ही अब अपनी अपनी गाड़ी से बैठकर वहाँ से निकल गए रजावत पैलेस। तीनों अब घर लौटे थे तब उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। वह तीनों अपने अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक से हॉल की लाइट ऑन हो गई। रणवीर जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, उसने अपनी कसकर आंखें बंद कर लिया। मन ही मन का मतलब यह अभी तक जाग रहे हैं। तभी दादाजी की आवाज़ उन दोनों के कानों में आई, मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले फ़ोन किया था और तुम अब आ रहे हो रणवीर। ऐसी कौन सी पार्टी अटेंड करने गए थे। आदित्य ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, बड़ी मस्त पार्टी थी दादाजी, आप वहाँ होते ना तो मज़ा आ जाता। आदित्य की बात सुनकर अधिराज जी का चेहरा अजीब सा हो गया। वहीं रणवीर हैरानी से आदित्य को देख रहा था। वो आदित्य को अभी रोकने ही वाला था कि तभी राजवीर, जो खुद नशे में धुत था, वह लड़खड़ाते हुए दादाजी के पास आया और उनके कंधे पे हाथ रखते कहा, दादाजी क्या डांसर्स थी यार, एकदम हॉट और सेक्सी। अब तो दादाजी इस तरह से राजवीर को देख रहे थे जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएंगे। राजवीर बेचारा नशे में भूल ही गया था कि वह किसके सामने क्या बोल रहा है। वहीं रणवीर ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हो गया बेड़ा गर्क। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।